हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। वक्त हो गया है मेरा मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से बताने का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो सबसे पहले मेरा मध्य प्रदेश में 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यानी अब तक की बड़ी खबर। कल भोपाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित भाई शाह। जबलपुर हाईकोर्ट में बुलडोजर को लेकर याचिका जो थी वो खारिज हो गई है। मंत्री कमल पटेल ने खरगोन के हालात का जायजा लिया है। 11वें दिन सरकार की तरफ से कोई मंत्री गया। सागर में कार की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के भोपाल दौरे को लेकर सरकार जोर शोर से तैयारी में जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान जनजातीय वर्ग के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए 3 बड़ी सौगातें उन्हें मिलने जा रही है। कल तेंदुपत्ते का बोनस मिलेगा। वहीं इमरती लकड़ी 30% वन समितियों को दिया जाएगा। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का सौगात भी उन्हें मिल सकता है। पेसा एक्ट भी मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया जा रहा है और देवारण्य जैसी योजना शुरू हो रही है। शुक्रवार को शाह जम्बूरी मैदान में आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी मुख्यालय तक होगा शाह का रोड शो। इसके बाद वो पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा और मंत्रियों समेत संगठन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के 48वें संस्करण की भी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो हर साल करता है। शाह के दौरे को लेकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक रूट डायवर्ट रहेंगे। साथ ही सुरक्षा घेरा बेहद सख्त होगा। इस दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वहां की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और गरीब की, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के 3 ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आम आवाम की भावनाओं का सम्मान किया। देश के राम मंदिर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मनमानी। वो आ रहे हैं तो पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। माननीय अमित शाह जी पुलिस एकेडमी के कार्यक्रम में भी रहेंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वो पहुंचेंगे और हम सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत भी करेंगे। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले वनों पर तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। सीधे आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमित शाह भोपाल के जम्बूरी मैदान में करीब 2:25 पर यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर पहुँचेगा और तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको संबोधित करेंगे और यहाँ से सीधे अमित शाह का हेलीकॉप्टर वापस जो है लाल परेड ग्राउंड जाएगा। लाल परेड ग्राउंड से अमित शाह बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। तो करीब 2 घंटे भोपाल के जम्बूरी मैदान में अमित शाह रहेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे और प्रदेश भर के तेंदुपत्ता संग्राहकों को यहाँ पर कई जो है सौगातें भी देंगे और इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस जम्बूरी मैदान में आप देख सकते हैं करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और काफ़ी बड़ा ये पंडाल लगाया गया है। भव्य पंडाल बना है और इस पंडाल में पूरे प्रदेश भर के करीब 1 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक बड़ी सौगात जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को और वन समितियों को देने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से एक दिन पहले रिहर्सल परेड की गई। यहां पर डीजीपी सुधीर सक्सेना ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो विमानतल राजा भोज विमानतल पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीपैड के द्वारा वो जो है CAPT पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, ये कारकेड है जो रिहर्सल परेड कर रहा है, रिहर्सल की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से कारकेड को यहाँ ले जाएगा और किस तरह से मूवमेंट रहेगा। जो यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी की देख रेख जो है इरशाद वली देहात जो IG हैं उनके हाथों में है। उनके साथ जो तमाम अफसर हैं, करीब 4 SP और करीब यहाँ पर जो है 8 DSP स्तर के अधिकारी लगाएंगे। उनके साथ करीब यहाँ 600 जवान मुस्तैद रहेंगे, करीब 40 SP संभालेंगे। उनके अलावा जो है 10 DIG और 5 IG स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। बता दें कि करीब 3000 पुलिस जवान भी यहाँ मुस्तैद किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था में, जो पूरी अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के भोपाल दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव CM हाउस में होगा, जहां CM हाउस में अमित भाई शाह और CM शिवराज करीब 1 घंटे तक अलग अलग विषयों पर कई चर्चा करेंगे, जिसके बाद अमित शाह जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता शिखिल ने इसी पर जायजा लिया है, आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं। अमित शाह के भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव CM हाउस में होगा, क्योंकि 1 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 1:20 पर ठीक CM हाउस में अमित शाह और CM शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहां लंच किया जाएगा और इस 1 घंटे के बीच सत्ता, संगठन, केंद्र की योजनाएं, रणनीति, चुनावी संगठन से जुड़ी हुई मजबूती, एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अमित शाह जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे और वहां पर जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। भोपाल में तेंदुपत्ता संग्राहक और वन समिति सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे को लेकर लगे पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि 66 करोड़ रुपए के बोनस बांटने के लिए उससे ज्यादा राशि की फिजूल खर्ची की जा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि 1500 बसों में 1 लाख लोगों को लाने के लिए वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। 15-20 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा तमाशे पर हो रहा है। ये किसकी जेब से पैसा जा रहा है? 1500 गाड़ियाँ अधिग्रहित की जा रही हैं, बसें हैं, उसका भुगतान जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। जो पैसा लघु वनोपज संग्राहकों के जेब में जाना चाहिए, उनके परिवार के उन्नयन में जाना चाहिए, वो पैसा आज जो है गाड़ियों और जो है तमाशे में खर्च हो रहा है। राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आधे अधूरे वीडियो को पोस्ट कर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। लिखा है कि बीजेपी उनके वक्तव्यों को एडिट करके उन्हें बदनाम करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कानूनी सलाह लेकर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR करेंगे जिन्होंने इसे प्रचारित किया है। साथ ही दिग्विजय सिंह उन नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, जहां भी हिंदुओं को अपमानित करने की बात होगी वहां दिग्विजय सिंह जरूर ट्वीट करेंगे। जहां भी हिंदू को अपमानित करने की बात होगी उसको वो जरूर कोट करेंगे, उसको वो जरूर हिट करेंगे कि लोग देखो भाई ये फलाने ने ये लिखा था। दिग्विजय सिंह जी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपके भाव को समझ सकती है। भोपाल के परिणाम देख के आपको समझ में नहीं आया ये अलग बात है, पर पूरी कांग्रेस को भी 5 राज्यों के परिणाम देख के समझ में नहीं आ रहा। रामनवमी पर हुई हिंसा के 11वें दिन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और SP के साथ दंगाग्रस्त इलाकों तालाब चौक, संजय नगर, भाटवाड़ी मोहल्ले का दौरा किया। इस दौरान मंत्री को दंगा पीड़ितों ने
उस दिन हुई घटना को लेकर पूरी बात बताई। कई दंगा पीड़ितों ने आगजनी में सब कुछ तबाह होने की दर्द भरी दास्तां भी बताई। तो एक युवती ने शादी के दहेज का सारा सामान भी दंगाइयों के लूटने की बात बताई, जिस पर मंत्री कमल पटेल ने युवती को सरकार की ओर से शादी कराने का आश्वासन दिया। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर, एसपी को दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही पीड़ितों को तत्काल मदद दी जाए। उन्होंने दंगा पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको ये बता दें कि खरगोन में कर्फ्यू में आज 4 घंटे की छूट दी गई थी। खरगोन हिंसा के बाद में आज खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आज खरगोन पहुंचे और उन्होंने आज हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया हुआ है। हमारे साथ में किस प्रकार से आपको पीड़ा बताई यहाँ पर दंगा प्रभावित? देखिए, कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोकतंत्र में इस प्रकार जो लोग रहते हैं, लेकिन ये चौथी बार घटना हुई है और इतनी खतरनाक घटना है कि लोगों के घर, गरीबों के घर जला दिए, शादी थी जिसके उसका पूरा सामान लूट ले गए और ये एक तरह से सुनियोजित और एक तरह से लूटपाट और आतंक मचाने के लिए है, आतंकित करने का एक प्रयास था और योजनाबद्ध तरीके से किया। क्योंकि अगर कहीं सांप्रदायिक दंगे होते तो दोनों पक्षों के बीच में होते, एक दूसरे का आमने सामने होता। यहाँ तो एक ही पक्ष दंगाई और बाकी जनता गरीब, और उनके साथ जिस प्रकार लूटपाट की गई, आगजनी की गई, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, न सहन करने लायक है और न माफ़ करने लायक है। इसलिए इनको कानून के तहत भी सजा दी जाएगी और जो कानून में सजा कठोर से कठोर है वो दिलाई जाएगी। आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। हमने कानून पास किया विधानसभा में कि अगर सरकारी संपत्ति हो या व्यक्तिगत किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई जो नुकसान हुआ इन दंगाइयों से किया जाएगा, आतंकियों से किया जाएगा और इनको ऐसी सजा दिलाई जाएगी कि जीवन भर जेल के अंदर रहेंगे, भागेंगे। रासुका के तहत जो रासुका के तहत भी कार्रवाई करेंगे और कानून के तहत भी, और जितनी धाराएं हैं कानून के अंदर वो सब लगा के पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में भूमाफिया पर गरज रहे बुलडोजर के खिलाफ दायर जनहित याचिका का जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही पीड़ित से उसका कोई सीधा सरोकार है, लिहाजा ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी समस्या हाई कोर्ट के सामने रख सकता है, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। पीड़ित अपने अधिकारों के लिए लड़ाई खुद लड़ सकता है। दरअसल अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए ये कहा था कि ऐसी कार्रवाई से आम जनता में डर का माहौल बन रहा है, लिहाजा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय का इस बारे में मत ये था कि जिनका मकान टूटा है वो खुद आ सकते हैं कोर्ट, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि हम कार्रवाई विधि सम्मत कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। अब कानून ने भी कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही है, और इससे बाकी लोग अब समझ लें कि अगर दंगा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, अतिक्रमण करेंगे तो कार्रवाई ऐसे ही होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में 9 महीनों के बाद फिर तबादलों पर से रोक हटाए जाने की तैयारी है, यानी आप अपने तबादले करा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी 2022 बाकायदा तैयार कर ली है। 1 मई से तबादले करने की सिफारिश और ट्रांसफर पॉलिसी मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज भी दी गई है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर फैसला लेगा और कैबिनेट की मुहर लगेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर ऑनलाइन किए जाएंगे। विभाग के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों के लिए जारी ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक नहीं होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अपनी ट्रांसफर पॉलिसी अलग बनाता है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को अभी तक कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं मिला है।
अपनी मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल करना विरोध करने का आम तरीका है, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने विरोध का एक अलग तरीका अपनाया। ये अलग तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। यहां के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं बल्कि 1 घंटे ज्यादा काम करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये अजीबोगरीब तरीका है। 1 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम। वो प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ओपीडी में तय समय से ज्यादा काम कर रहे हैं। आज भी सभी फैकल्टी ने लंच टाइम में एक समय का उपवास रखकर गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। असल में राजधानी के एम्स में फैकल्टी सालों से अटके प्रमोशन के साथ अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। एसोसिएशन का यह कहना है कि 16 में जिन चिकित्सा हल शिक्षकों की नियुक्ति हुई उनकी प्रोविजनल अवधि आज तक खत्म नहीं हुई। फैकल्टी एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र बिदुआ ने बताया कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर द्वारा निर्देश देने के बाद भी सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन का कंफर्मेशन ना होने और अन्य संबंधित मुद्दों के कारण मेंबर्स में नाराजगी है। हमारे सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दीजिए, नहीं तो फिर हमें कुछ डेमोक्रेटिक वे में अपने को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की फंक्शनिंग ना इफेक्ट होते हुए भी हम अपने इसको प्रोटेस्ट को सबको बता सके कि हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी बात को मनवाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। बहरहाल इधर एमपी के सरकारी अस्पतालों में भले ही व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कवायद सरकार कर रही है, लेकिन अब भी अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार इस कमी को दूर नहीं कर पा रही है, पर इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अब सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर्स का भी मोह भंग होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सरकार ने भले ही अस्पतालों में मशीनों से लेकर बिस्तर तक बढ़ाने का काम किया हो, लेकिन अब भी डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई है। समय समय पर डॉक्टरों की नियुक्तियां निकालने के दावे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर्स ने इसको लेकर जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एमपी मेडिकल काउंसिल के मुताबिक प्रदेश में भले ही 57,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इनकी संख्या 18,000 के करीब है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री कांग्रेस को ही उसके 15 महीने के कार्यकाल को लेकर घेर रहे हैं। भर्ती हो नहीं रहे, नए आ नहीं रहे, एक्सपर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, और जो पॉलिसी है डॉक्टर्स के मामले में, उस पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। और कांग्रेस आरोप लगाने के पहले ये तो बता दे कि वो 15 महीने जब मध्य प्रदेश में सरकार में थे, क्या उन्होंने एक भी डॉक्टर की नियुक्ति की थी? हमारी सरकार आते ही शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोविड नियंत्रण किया, कोविड की सुचारू व्यवस्थाएं की, और केवल डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रिक्रूट करते हुए, उनकी भर्ती करते हुए सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। सरकार और विपक्ष भले ही एक दूसरे को घेर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी नौकरी से डॉक्टरों को जरा भी मोह नहीं रह गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में 704, 2020 में 1102 और 2021 में 1188 डॉक्टर प्रैक्टिस करने दूसरे प्रदेश चलते बने। यहाँ तक कि भोपाल के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों का टोटा है। हमीदिया अस्पताल में ही पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि जेपी अस्पताल के कई विभागों में एक्सपर्ट्स के पद खाली हैं। कमोबेश यही हालत एम्स की भी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कई बार सरकार को इन हालात से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन उन नीतियों पर अब तक गौर नहीं किया गया जो डॉक्टरों के पलायन की वजह मानी जा रही है। एसोसिएशन के लेवल पर हम तकरीबन 10 से 15 बार शासन को ये बता चुके हैं कि जब तक आप इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश में कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। जरूरत इस बात की है कि नीतियों में उस खामी को दूर किया जाए जो मध्य प्रदेश से डॉक्टरों को दूर कर रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही डॉक्टर नौकरी छोड़ते रहे तो सरकारी अस्पताल कंपाउंडर और नर्स के भरोसे ही रह जाएंगे। नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।
तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक नई घोषणा की है। अब ये नई घोषणा क्या है, जरा वो ध्यान से सुनिए आप। बिजली चोरी की शिकायत करने वाले को आरोपी से होने वाली वसूली का 10% दिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए एक विजिलेंस टीम का गठन भी कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह कहा है कि इसके साथ जो उपभोक्ता बिजली बिल का सही समय में भुगतान करेंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो आप भी सही समय पर भुगतान कीजिए, इनाम पाइए। इसके अलावा कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी ये केस फाइल करेंगे और चोरी करने वाले से जुर्माना वसूलेंगे, उन्हें भी 2.5% प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस का यह कहना है इससे आपसी रंजिश बढ़ जाएगी। कांग्रेस हर चीज में मीन मेख निकालने लगती है। जरा सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं ना। हमको जानकारी देगा, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको इनाम देंगे। लेकिन जो डिफॉल्टर है, जो चोरी कर रहे हैं, तो उनके लिए नकल कसने की कवायद है। उसके लिए कानून बना है, नियम बने हुए हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी। जो मुखबिर तंत्र अब बिजली विभाग में भी मौजूद किए जाएंगे और मुखबिर तंत्र को इनाम सरकार उपकृत करेगी और लोग झूठी जानकारी देके अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मनों को फंसाने का काम करेंगे और उनको इनाम भी सरकार देगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, लेकिन उसके पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में कोविड केस फिर से बढ़ने लगे हैं। IBC 24 आपसे ये अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन को कृपया पालन करें और बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ आपका है।